नमस्कार साथियों, मैं विवेक दलेला। भव्य एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे आज का वीडियो नैतिक विकास सिद्धांत कोहल वर्ग द्वारा जो प्रतिपादित है उस पर आधारित है। इसमें आपको 15 प्रश्न मिलेंगे एमसीक्यूज में, और ये प्रश्न व्याख्या के साथ होंगे। और इन प्रश्नों को अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, तो आपके आगामी 7 और 8 फरवरी की सीटीईटी 2026 परीक्षा में एक भी प्रश्न आप कोहल वर्ग सिद्धांत से गलत नहीं करेंगे, और प्रश्न तो आने ही है, ये आपको भलीभांति पता है। तो चलिए समय व्यर्थ ना करते हुए अपनी अगली स्लाइड पे आते हैं, जिसमें सिद्धांत का संक्षिप्त परिचय, और फिर हम 15 प्रश्न करेंगे। और पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो है आपके लिए। पहले स्लाइड में देखिए ध्यान से, कोहल वर्ग का जो नैतिक विकास सिद्धांत है, इस पर हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे। और इस सिद्धांत में आप ध्यान से देखिए कि जो कोहल वर्ग का सिद्धांत है, ये बच्चों में सही गलत की समझ और नैतिक तर्कणा उम्र के साथ 3 मुख्य स्तरों और 6 चरणों में विकसित होती है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ये सिद्धांत क्या बताता है। इसमें 3 स्तर दिए हुए हैं, और कितने इसमें अवस्थाएं दी गई हैं, 6 अवस्थाओं की बात की गई है। 3 लेवल इन 6 स्टेज, जो मैंने यहाँ पर आपकी स्लाइड में लिया है। आप ये एक चीज और देखेंगे कि यह सिद्धांत जीन पियाजे के विचारों पर आधारित है। ये भी ध्यान देंगे कि जो कोहल वर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत है, ये जीन पियाजे के सिद्धांत पर आधारित है। जीन पियाजे ने सबसे पहले जो है नैतिक विकास सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने 3 स्तर बताए थे: नैतिक यथार्थता, नैतिक समानता और नैतिक सापेक्षता। उस पर बेस करके कोहल वर्ग ने अपना नैतिक विकास सिद्धांत दिया। उन्होंने भी 3 स्तर बताए: पूर्व परंपरागत स्तर नंबर 1, नंबर 2 बताया उन्होंने परंपरागत स्तर, और नंबर 3 बताया उत्तर परंपरागत स्तर। प्री कॉन्वेंशनल, कॉन्वेंशनल, पोस्ट कॉन्वेंशनल, 0 से 9 पूर्व परंपरागत स्तर, 9 से 15 उत्तर परंपरागत स्तर, और 15 वर्ष से अधिक या वयस्क जो है उनको उत्तर परंपरागत स्तर पर उसने रखा। हर स्तर में उसने 2-2 अवस्थाओं के साथ 6 अवस्थाएं बताई। सबसे पहला स्तर जो पूर्व परंपरागत है, उसमें देखिए दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता। दूसरा व्यक्तिवाद और विनिमय या साधनिक उद्देश्य अभिमुखता। तीसरे में उन्होंने दिया है अच्छा लड़का या अच्छी बालिका अवस्था। फिर उसके बाद अधिकार संरक्षण या कानून और व्यवस्था अवस्था। और 5वें नंबर पे है सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत। और 6वें पर है सार्वभौम सिद्धांत अवस्था। यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखेंगे कि जो पहला स्तर पूर्व परंपरागत स्तर है, यहाँ पर क्या होता है, बच्चे जो हैं उनका निर्णय वयस्कों या बड़ों की अपेक्षाओं और नियम तोड़ने के दुष्परिणामों या पुरस्कार के लाभों पर आधारित होता है। इसीलिए इसे दंड तथा आज्ञा पालन कहा गया है। यहाँ बच्चे नैतिक तब होते हैं जब उन्हें ये पता होता है कि ऊपर से अगर कोई नियम बनाया, उसको तोड़ने पर दंड मिलेगा तो नियम का पालन करेंगे। जो परंपरागत स्तर होता है, यहाँ पर कोई दंड या भय या बहाव दबाव नहीं है। फिर मेरी बात ध्यान रखिएगा, जो दूसरा स्तर हमारा परंपरागत स्तर है, यहाँ पर इस स्टेज पर कोई बच्चे को बाह्य दबाव नहीं है, भय नहीं है दंड का। वह इस स्तर पर नैतिक है, क्योंकि वह सामाजिक नियमों में आस्था रखता है, और वह दूसरे लोगों से अपने प्रति प्रशंसा चाहता है, उनकी स्वीकृति चाहता है, अच्छे बालक और अच्छी बालिका के रूप में समाज में एक सदस्य के रूप में शामिल होना चाहता है, परंपरागत स्तर पर। और वहीं उत्तर परंपरागत स्तर की जब आप बात करेंगे, तो उत्तर परंपरागत जो स्तर हमारा है, इस स्तर पर व्यक्ति अंतःकरण अपने मस्तिष्क पर जो नियम बनाए गए हैं उनको विचारता है, परखता है, और फिर अपने नैतिक निर्णय लेता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि नैतिक सिद्धांत जो विकास का है, इसमें कोहल वर्ग ने 3 स्तर पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत और 6 अवस्थाएं दी हैं। अब हम लोग प्रश्न पर आ जाते हैं। देखिए पहला प्रश्न है हमारा, कोहल वर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक की नैतिकता दंड के भय से नियंत्रित रहती है। अभी पहली स्लाइड में ही हमने जाना कि दंड के भय से, बाह्य दबाव से बालक नैतिक है। तो किस अवस्था पर है? पहली अवस्था में। और पहली अवस्था क्या है हमारी? प्री कॉन्वेंशनल या पूर्व परंपरागत अवस्था। तो यहाँ पर देखिए परंपरागत तो नहीं होगी, क्योंकि ये तो दूसरी अवस्था है। आत्म स्वीकृत नैतिक अवस्था, ये तो कोई अवस्था नहीं है। नैतिकता स्तर भी कोई अवस्था नहीं है। और पूर्व नैतिक अवस्था, जिसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूर्व परंपरागत अवस्था ही है, प्री कॉन्वेंशनल स्टेज है। हमारा उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? ए, जिसमें दंड और बाह्य दबाव के कारण बालक नैतिक होता है। उसे सही गलत के निर्णय उसके दंड के कारण है, ठीक है, समझ के कारण नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं, लॉरेंस कोहल वर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? देखिए फिर ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया था पहली स्लाइड में और इससे पहले वाले प्रश्न में भी कि बालक बाह्य दबाव के कारण, डर के कारण, भय के कारण, दंड के कारण नैतिक हो रहा है। किस अवस्था में? पहली अवस्था पूर्व परंपरागत स्तर,
उसके दो स्टेजेस हैं, दंड तथा आज्ञा पालन और वस्तु विनिमय स्टेज। वस्तु विनिमय में क्या है कि बच्चा जो है कब नैतिक होगा, यदि तुमने मुझे खेलने के लिए बैट दिया है तो मैं तुम्हें बैडमिंटन दे दूंगा। आदान प्रदान का भाव होता है। यहाँ पर सही और गलत का निर्णय किसी समझ पर आधारित नहीं है, सिर्फ यहाँ पर अपने स्वलाभ से है या दंड के भय से है। बाह्य दबाव इसमें मुख्य भूमिका में है। तो जो नैतिकता की अनुपस्थिति है वो आपको पूर्व परंपरागत स्तर पर मिलेगी, क्योंकि वहां पर नैतिक नियमों की कोई समझ नहीं है बच्चे को। बस इतना मालूम है मुझे दंड ना मिले या ये बच्चा मेरे ये काम मैं करूंगा क्योंकि इसने मेरा काम किया है। विनिमय, एक्सचेंज, ये भाव है। ये मेरी बात ध्यान रखिएगा। दंड या बाह्य दबाव और एक्सचेंज, ये दोनों पहले स्तर पे आता है, पूर्व परंपरागत स्तर पर। और ऐसी स्थिति में नैतिकता की अनुपस्थिति रहती है, एब्सेंस ऑफ मोरालिटी। तो आपका ये स्तर क्या है, पहला पहला स्तर आपका कहाँ है, ऑप्शन सी में है, ये हमारा उत्तर है। तीसरा, चौथा, दूसरा ये गलत है, चौथा तो स्तर ही नहीं है। ठीक है, तीन ही स्तर बताए हैं। तो अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। कोहल वर्ग के अनुसार सही गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने के लिए शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो एक बार ध्यान आप रखेंगे कि कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांत में दो चीजें आती हैं। एक आता है नैतिक तर्कणा, एक आता है नैतिक तर्कणा, ठीक, और दूसरा आता है नैतिक दुविधा। दो टर्म जो है इसको आप ध्यान रखेंगे। कोहल वर्ग ने अपना सिद्धांत जो है इसका प्रयोग बच्चों के सामने नैतिक दुविधा के रूप में कहानियां दी। किसके रूप में कहानियां दी, नैतिक दुविधाओं के रूप में बच्चों को कहानियां सुनाई, जिसमें हिंज की एक कहानी आएगी, वो जब आएगा प्रश्न में तो बताऊंगा। और वो कहानी सुना करके पूछा कि आप इसमें क्या विचार रखते हैं, आपका निर्णय क्या है। तो वो निर्णय जो बच्चे लेते हैं सही गलत का, वो निर्णय लेने की चिंतन प्रक्रिया नैतिक तर्कणा कहलाती है। प्रश्न को ध्यान से देखिए, सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो सही गलत का निर्णय लेने की जो मानसिक प्रक्रिया है, चिंतन प्रक्रिया है, उसे हम नैतिक तर्कणा कहते हैं। ठीक है, मोरल रीजनिंग इंग्लिश में से कहा जाता है, जिस प्रक्रिया के अंतर्गत व्यक्ति सही गलत उचित अनुचित के बीच में अंतर करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग नैतिक दुविधा पे। नैतिक दुविधा क्या है, ये एक ऐसी परिस्थिति है चुनौतीपूर्ण जिसमें व्यक्ति दो या अधिक विकल्पों के बीच में चयन करना पड़ता है। मजबूरी में उसको चयन करना ही है दो या अधिक विकल्पों के बीच में किसी एक का, और जो विकल्प आपस में या तो विरोधी होते हैं या गलत होते हैं। ठीक है, अब इसके बीच में अंतर करना कठिन होता है, लेकिन किसी भी एक विकल्प को चुनने पर कोई ना कोई नैतिक मूल्य का उल्लंघन होता है। मान लीजिए कोई दोस्त आपको या कोई दुश्मन आपका आपकी कनपटी पे बंदूक रखे और आपसे कहे कि भाई या तो तुम जो है ये वाली बोतल जो है दारू की ये वाली पियो या ये वाली पियो, देसी या इंग्लिश। अब समस्या क्या है कि आपकी दृष्टि से ये दोनों ही चीजें गलत हैं, लेकिन अब जान जोखिम में है, दुविधा की स्थिति में करें तो क्या करें। दोनों ही काम गलत है पर किसी एक का चयन करना है, तो ऐसी स्थिति को नैतिक दुविधा कहते हैं। आपका कोई मित्र तालाब में डूब रहा है, दूसरा मित्र भी उसको बचाने गया, वो भी डूबने लगा, ए भी डूब रहा है, बी भी डूब रहा है। अब आप क्या सोच रहे हो, तैरना तो मुझे आता है पर मैं एक ही को बचा सकता हूँ, तब तक दूसरा डूब जाएगा। तो ए को बचाऊं कि बी को, ए को बचाता हूं तो बी मरेगा, बी को बचाता हूं ए मरेगा, फिर दुविधा में फंस गए। तो ऐसी जो स्थितियां होती हैं जीवन में, वो नैतिक दुविधा कहलाती हैं। और उस वक्त जो आप सही गलत उचित अनुचित का निर्णय लेते हो, वो जो आपका तर्क होता है वो मोरल रीजनिंग कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो देख लेते हैं। सही गलत के बारे में निर्णय लेने वाली चिंतन प्रक्रिया नैतिक तर्कणा है, और वो हमारा ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन सी में है। नैतिक दुविधा नहीं, सहयोग नैतिकता नहीं, नैतिक यथार्थवाद नहीं, उत्तर हमारा सी सही होगा। और नैतिक दुविधा क्या है, एक से अधिक विकल्प जो हैं आपके जो परस्पर विरोधी हैं या नैतिक रूप से गलत हैं, और उसके बीच में आपको चयन करना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति को नैतिक दुविधा कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। करनैल सिंह कानूनी कार्रवाई करने और खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते हैं। वे सोचते हैं कि भ्रष्ट सरकार का समर्थन नहीं दे सकते, जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है। तो अब आप देखिए, कर्नल सिंह को ज्ञान भी है, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, व्यस्क हैं। इसका मतलब ये ना तो पूर्व परंपरागत स्तर पे है ना परंपरागत स्तर पे है, ये उत्तर परंपरागत स्तर पे है, यानी थर्ड लेवल पे है। मेरी एक बात ध्यान रखिएगा, परंपरागत स्तर पे बच्चा नैतिक निर्णय जब भी लेगा तो चूंकि वो दंड के कारण ले रहा है, बाह्य दबाव के कारण ले रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसके निर्णय जो है वो दबाववश होंगे। अब यहाँ पर क्या है, ये निर्णय जो भी लेंगे, इनका निर्णय स्व अंतःकरण स्व बुद्धि पर आधारित होगा। तो इसलिए ये तीसरे स्तर पे आएंगे, उत्तर परंपरागत स्तर पे। तो आंसर हमारा कौन सा होगा, देखिए, पक्ष परंपरागत को ही हम बोलते हैं पोस्ट, या हम इसे कहते हैं उत्तर परंपरागत स्तर।
तो ऑप्शन मेरा ए सही है, पूर्व नहीं होगा, परा कोई उत्तर ऑप्शन नहीं है, परंपरागत भी उत्तर नहीं है, ऑप्शन ए सही है हमारा। अगले प्रश्न पे आते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, कोई भी व्यक्ति अपना सिद्धांत देता है तो सभी की कुछ ना कुछ कमियां हैं, कुछ और बहुत सी अच्छाइयां हैं। इनके भी सिद्धांत की कोई ना कोई कमी आलोचना है। क्या आलोचना है तो देखते हैं। पहला ऑप्शन, अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांतों को दोहराया। देखिए, ये तो कोई गलत बात नहीं है भाई, ये बात सही। और इसको ध्यान भी रखिएगा कि पियाजे के सिद्धांतों पर आधारित है इनका सिद्धांत। तो ये हमारा फिलहाल उत्तर नहीं है, क्योंकि ये आलोचना नहीं है। नैतिक तर्क के प्रयोग के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया है। तो कोई भी विशेष उत्तर देना हमेशा संभव नहीं होता, इसको भी आलोचना नहीं माना जाएगा। कोहलबर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रत्युत्तरों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। ऐसा कहाँ है? वो तो करता है केंद्रित, प्रत्येक अवस्था में करता है, प्रत्येक जो है स्तर पर करता है। तो ये भी उत्तर हमारा गलत है, सी। अब देख लेते हैं डी। डी में कहता है कि कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा है। अब यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, आधारित कैसे रखा है कोहलबर्ग ने। एक मनोवैज्ञानिक हुए कैरेल गिलिगन, इन्होंने कहा कि कोहलबर्ग ने अपना शोध जो मुख्यतः पुरुषों और लड़कों पर किया, सारे जो उन्होंने नैतिक दुविधाएं दी, जो शोध किया वो लड़कों पुरुषों पे किया। और पुरुष या लड़के न्याय परिप्रेक्ष्य या जस्टिस पर्सपेक्टिव पर अपने उत्तर देते हैं। अगर वो महिलाओं पर करते तो उत्तर कहीं भिन्न भी मिल सकते थे, क्योंकि महिलाओं का जो दृष्टिकोण है वो क्या है, देखभाल आधारित होता है या केयर पर्सपेक्टिव होता है। तो उन्होंने ये कहा कि जो कोहलबर्ग हैं, इन्होंने लैंगिक पूर्वाग्रह किया, पुरुषों पर काम किया, महिलाओं का इसमें कोई भी जो है सम्मेलन नहीं किया, ठीक है, उनको शामिल नहीं किया। तो इसलिए जो है कोहलबर्ग का सिद्धांत पुरुषों के नमूनों पर आधारित है, ये इनकी आलोचना है जो किसने की, कैरल गिलिगन ने की। और सांस्कृतिक महत्व भी नहीं दिया है कोहलबर्ग ने, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, दो आलोचनाएं हैं, संस्कृति की उपेक्षा है और लैंगिक पूर्वाग्रह है। ठीक है, इन्होंने महिलाओं को शामिल नहीं किया था। तो ऑप्शन हमारा डी सही है, ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? तो देख लेते हैं जरा। ऑप्शन पहला दिया प्रसुप्ति अवस्था, तो ध्यान रखेंगे प्रसुप्ति अवस्था सिगमंड फ्राइड ने दी है, मनोलैंगिक विकास में दी है, चौथी अवस्था है, लेटेंसी स्टेज इसे कहते हैं। फिर सामाजिक अनुबंध अभिन्यास, तो सामाजिक अनुबंध अभिन्यास आपके कोहलबर्ग का पांचवा स्तर है, वो पांचवी अवस्था है और तीसरे स्तर में आती है। उत्तर परंपरागत स्तर के अंतर्गत ये पांचवी अवस्था है। थर्ड स्टेज, थर्ड लेवल की 5 स्टेज है। तो ये तो हमारा आंसर हो गया, क्योंकि कोहलबर्ग की अवस्था पूछ रहा है। मूर्त संक्रिया ये किसकी है? ये पियाजे की अवस्था है, तीसरी अवस्था है उसके संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की। ठीक है। उद्योग बनाम अधीनता, ये अवस्था जो है ये आपका मिलेगा एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत है। उन्होंने 8 अवस्थाएं बताई हैं। किसने बताई हैं? एरिक एरिक्सन। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? इन्होंने दिया है मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। 8 अवस्थाएं बताई हैं, उसके अंतर्गत ये उद्योग बनाम अधीनता आती है। फिलहाल हमारे इस प्रश्न में कोहलबर्ग की अवस्था पूछी है, जो कौन सी है? ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक अनुबंध अभिन्यास। अगले प्रश्न पर आते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा, फिर वही प्रश्न पूछ रहा है, बाह्य कारकों द्वारा, यूपी टेट में आया है, मैंने बता दिया। प्रथम अवस्था है पूर्व परंपरागत, उसकी वो 2 स्टेजेस हैं, दंडाज्ञा पालन और विनिमय अवस्था। इन दोनों में ही बच्चा बाह्य दबाव में आता है। तो वो कौन सी अवस्था है? पूर्व पारंपरिक अवस्था, ये हमारा उत्तर होगा। न पारंपरिक होगी न पश्चात होगी, ये हो नहीं सकती। आंसर ए सही है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। ऑप्शन आपका पहला कह रहा है कि जो उनका सिद्धांत है संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच में सहयोग करता है। ठीक है, बिल्कुल जीन पियाजे से संबंधित है सिद्धांत से। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं, ऐसा नहीं है। ये कोई योगदान थोड़ी ना होता है कि बहुत आपने सभी लोग अपने सिद्धांत में परीक्षण करते हैं। पियाजे ने भी किया, उसने तो डेवलपमेंटल स्टडी की है, विकासात्मक अध्ययन किया अपने सिद्धांत के लिए। नंबर 3 कहता है यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। स्पष्ट नहीं, लेकिन हाँ संबंध स्थापित करता है और कारण बताता है कि कैसे क्या है, लेकिन ये हमारा उत्तर नहीं है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक होते हैं, ऐसा कहीं नहीं कहा कोहलबर्ग ने। अब आ जाते हैं कि कोहलबर्ग का सिद्धांत पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत से संबंधित है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से। अब जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास में से कैसे जुड़ा है? कोहलबर्ग का मानना था कि नैतिक विकास की प्रक्रिया व्यक्ति की संज्ञानात्मक क्षमताओं से जुड़ी होती है। जैसे जैसे बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है,
सोचने समझने की शक्ति का विकास होता है, वैसे वैसे उसके नैतिक तर्क भी अधिक अधिक जटिल और परिपक्व होते जाते हैं। वो तो आप देख ही रहे हो ना, पूर्व परंपरागत गत स्तर पर बच्चे का जो नैतिक तर्क है, परंपरागत स्तर पर है और जो उत्तर पे है। ठीक है? हिंज की एक कहानी है जो मैं आपको बताता हूँ कि कोहल वर्ग ने एक कहानी दुविधा के रूप में दी कि एक व्यक्ति था हिंज, उसकी जो पत्नी थी, वो कैंसर की रोगी थी और उसकी जो दवा डॉक्टर ने लिखी, वो $200 की थी, लेकिन वो एक फार्मासिस्ट के यहाँ ही मिल सकती थी। लेकिन वो फार्मासिस्ट वो $200 की दवा हिंज को $2000 में देने को तैयार था। हिंज के पास $1000 थे, हिंज उसको देना चाह रहा था, अनुनय कर रहा था, सब कुछ कह रहा था कि बाद में दे दूंगा, लेकिन वो मान नहीं रहा था। अंततः मजबूरीवश हिंज ने उसकी दुकान से वो दवा चुरा ली। अब आपसे बच्चों से पूछा गया कि बताइए उसने सही किया कि गलत किया। अब इनके 3 स्तर हैं। पूर्व परंपरागत स्तर के जो बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, वो दंड और आज्ञा पालन, बाह्य दबाव या अपने आपसी लेन-देन पर आधारित थे। तो जो दंड आज्ञा पालन पे थे, तो उन्होंने सीधे-सीधे बोल दिया कि भाई देखिए ऐसा है कि अगर चोरी करना अपराध है, तो उसने गलत किया है, उसको पुलिस जेल ले जाएगी, उसको दंड मिलेगा, इसलिए ये काम उसने गलत किया है। मतलब काम गलत या सही किस पर निर्भर कर रहा है? जो नियम का परिणाम है, ठीक है? वो दंड के रूप में है, तो इसलिए डर के मारे बच्चों ने कह दिया नहीं गलत है। जब परंपरागत स्तर पर आए तो परंपरागत स्तर पे बच्चे जो हैं वो समाज के नियमों में आस्था रखते हैं या समाज के सदस्य के रूप में अपने को देखना चाहते हैं कि समाज उनको स्वीकृति दे, उनकी प्रशंसा करे अच्छे बालक बालिका के रूप में। तो वहां पर उन्होंने सीधे सीधे कह दिया समाज कहता है चोरी करना पाप है। तो इस व्यक्ति ने चोरी की है अतः ये गलत है, ये नैतिक रूप से सही नहीं है। जबकि तीसरे लेवल पे जब हम आए जो उत्तर परंपरागत वयस्कों के स्तर पर जब आए 15 वर्ष से एबव पर, तो वहां पर क्या हुआ वो अपने अंतःकरण अपने मस्तिष्क पर विचारों पर सामाजिक नियमों को या किसी भी नियम को तौलते हैं। तो जो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि मानवीय मूल्य जो है यानी कि जीवन जो है वो सर्वप्रथम है, नियम बाद में है, मनुष्य नियमों के लिए नहीं है, नियम मनुष्य के लिए। तो उस स्तर पर बालक इस रूप में सोचेगा और वो कहेगा कि भाई हिंजे ने ठीक किया, जान बचाना जरूरी था तो चोरी कर ली, ठीक किया। तो यहाँ पर भी आप ध्यान रखेंगे कि कोहल वर्ग का जो सिद्धांत है वो जैसे जैसे बच्चे का देखो आप यहाँ पर देखेंगे इस कहानी के जो निर्णय हैं बच्चों के, वो जैसे जैसे उनकी संज्ञानात्मक परिपक्वता बढ़ती है उनकी नैतिक परिपक्वता में भी अंतर आता है। तो उत्तर हमारा कौन सा सही है? पहला सही है। ये जो कहानी मैंने सुनाई ना ये व्यर्थ नहीं सुनाई है। ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो रहा है 15 प्रश्नों में, लेकिन अगर आप पूरा सुनेंगे तो एक भी प्रश्न अपनी सीटीईटी 2026 की 7-8 फरवरी की जो आप परीक्षा है उसमें गलत नहीं करेंगे, मेरा पूरा विश्वास है। ध्यान से सुनिएगा, एक दो बार आप वीडियो दोबारा देखेंगे, सारे प्रश्नों और सारा सिद्धांत क्लियर हो जाएगा। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई चोरी नहीं करनी चाहिए। यह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता तो वह पकड़ा जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा। कोहल वर्ग के अनुसार बच्चे की नैतिक समझ किस अवस्था के अंतर्गत आता है? देखो आ गई बात। जो कहानी अभी आपको हमने पिछली प्रश्न में सुनाई थी वो इस प्रश्न के लिए उत्तर बन रही है और ये सीटेट का प्रश्न है। पूरी पूरी कहानी आपको दे दी है। तो अब ध्यान रखिएगा, बच्चा क्या तर्क दे रहा है कि हिंज को दवाई चोरी नहीं करनी थी। क्यों नहीं करनी थी? क्योंकि अगर वो करेगा तो पकड़ा जाएगा और जेल भेजा जाएगा, यानी क्या मिलेगा हिंज को? दंड मिलेगा। तो दंड मिल रहा है इसलिए उसको चोरी नहीं करनी चाहिए थी। कौन सा स्तर होगा? पूर्व परंपरागत स्तर। ठीक, दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता पहली स्टेज। तो फिलहाल यहाँ देखते हैं क्या मिल रहा है। सामाजिक क्रम नहीं होगा, दंड एवं आज्ञा पालन। देखिए मिल गया। पूर्व परंपरागत स्तर की पहली स्टेज पर है वो बच्चा अभी। ठीक है, तो उत्तर हमारा बी सही है, ना तो सी सही है ना डी सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है? तो अब यहाँ पे जोड़े का मिलान देखना है। देखते हैं दंड देना तथा आज्ञा पालन अभिन्यास, यानी कि इस स्तर पर या स्टेज पर क्या होता है? नियम तय नहीं है किंतु समाज के हित में भैया दंड आज्ञा पालन में समाज के हित में नियम ना बदलने वाला वो जानता है नियम तोड़ेंगे तो उसके परिणाम के रूप में दंड मिलेगा, कभी नहीं तोड़ेगा तो ये तो गलत हो गया। सामाजिक संविदा, इसमें किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं। कार्य सामाजिक अनुबंध में तो समाज के नियम तोड़ना ही नहीं है, क्योंकि वो समाज के नियमों में आस्था रखता है। तो ये भी गलत हो गया बी वाला। अच्छा लड़का अच्छी लड़की में अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है, तो मेरी बात ध्यान रखिएगा, ये टैग वर्ड है स्वीकृति, प्रशंसा। कोहल वर्ग के किस स्तर में है? परंपरागत स्तर में है और ये अच्छा बालक बालिका वाले स्टेज नंबर 3 में है। ठीक, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, अब हमारा उत्तर तो सी सही है क्योंकि मैचिंग बिल्कुल ठीक हो गई। फिर भी डी को देख लेते हैं। नियम आदेश विन्यास, मानवाधिकार मूल्यों के आधार पर नैतिक सिद्धांत। तो सार्वभौम नैतिक सिद्धांत में यह चीज है, ना कि नियम आदेश नाम का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसको हम क्या कर देते हैं? गलत कर देते हैं। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी सही है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आ जाते हैं।
किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ध्यान से समझिए, कथन क्या है? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, आपको अच्छा बालक बालिका बोलेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे, समाज में आपकी स्वीकृति मिलेगी। ये टैग वर्ड है ना, तो ये किस स्तर पे आएगा? आपके दूसरा स्तर परंपरागत, और कौन सी स्टेज पे आएगा? थर्ड स्टेज अच्छा बालक बालिका में आएगा। देखिए ऑप्शन में क्या मिलता है? दंड तथा आज्ञा पालन, ये पहला स्टेज है और पहला स्तर है। नहीं, आंसर नहीं है। सामाजिक संकुचन नाम का कोई स्तर ही नहीं है। देखिए सी मिल गया, अच्छा लड़की लड़की अनुकूलन, ये हमारा ऑप्शन सी सही है। कानून व्यवस्था नहीं है, ठीक है, टैग वर्ड से भी निकाल लेंगे। इसीलिए कहा ध्यान से अगर आप वीडियो देखेंगे, मुझे ध्यान से सुनेंगे, एक प्रश्न भी आप गलत नहीं करोगे। प्रश्न इसके 2 या 3 आएंगे, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए, कोहल वर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। वर्णन क्या है जरा देख लेते हैं। अंतःकरण, सबसे पहले ध्यान दीजिए, अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है। अगर आप अपने मस्तिष्क के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों द्वारा कार्य को, सही कार्यों को परिभाषित करते हो, जो कानून और सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना, यानी कि जो समाज ने निर्धारित नियम किए या कानून ने किए उस पर ध्यान न दे करके संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है, तो ऐसा कौन सा स्तर होगा जहां पर आप मानवता पर फोकस करोगे, सामाजिक नियमों को उसकी तर्क पर, कसौटी पर तौलोगे? तो ये उत्तर परंपरागत स्तर होगा, उसमें भी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत होगा। देख लेते हैं सामाजिक अनुबंध, विधि सम्मत नहीं, क्योंकि ये तो 5वां स्टेज है। यहाँ पर भी हम समाज के जो है नियमों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं, लेकिन सामाजिक क्रम भी नहीं है। सार्वभौम नैतिक सिद्धांत यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे। ये लास्ट स्टेज, 6वीं स्टेज है, तीसरा स्तर है उत्तर परंपरागत का, और यहाँ पर मानवीय मूल्य पहले हैं, बाकी चीजें बाद में हैं। जब हम सर्वमान्य मूल्यों की बात करेंगे, सर्वमान्य मूल्यों की बात करेंगे, सार्वभौमिक मूल्यों की, मानवीय मूल्यों की बात करेंगे, तो 6वीं स्टेज में बच्चा होगा और तीसरा स्तर में होगा उत्तर परंपरागत में। उत्तर हमारा सी सही है, यांत्रिक सापेक्षिक नहीं। अब आ जाते हैं हम लोग, याद रखिएगा ये इसमें यांत्रिक उद्देश्य था, ये हमारा दूसरी स्टेज है और पहला स्तर है, ठीक है। कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्न अवस्था में लोगों की आशा एवं इच्छाएं पूरी करने के संदर्भ में सही या गलत का निर्णय लेता है। कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्न अवस्था में लोगों की आशा इच्छा पूरी करने के संदर्भ में, तो देखिए लोगों की आशा और इच्छा पूरी करने के संदर्भ में हम सही गलत लेंगे कि लोगों को अच्छा लगे, लोग हमें अच्छा समझे, फिर वही बात आ गई। लोगों के आशा आशा और इच्छाओं के आधार पर अगर आप निर्णय ले रहे हैं, तो स्टेज 3 और लेवल सेकंड परंपरागत स्तर में तीसरी स्टेज है अच्छा बालक और बालिका। पहली नहीं, दूसरी नहीं, चौथी नहीं, उत्तर हमारा सी सही है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। भाई एक बार क्लियर समझ लो, सारे प्रश्न फटाफट लगने लगते हैं। कोहल वर्ग के सिद्धांत की आलोचना किसने की? यह कहते हुए कि कोहल वर्ग ने देखभाल की नैतिकता, एथिक्स ऑफ केयर के बजाय न्याय की नैतिकता, एथिक्स ऑफ जस्टिस पर ध्यान केंद्रित किया। अभी हम लोगों ने इस पे चर्चा की थी कि जो हमारा इसमें कैरल गिल्गिन था, उसने कहा कि अगर आप महिलाओं के ऊपर प्रयोग करते हैं तो एथिक्स ऑफ जस्टिस, यानी कि देखभाल पर फोकस होती है। आपने तो पुरुषों पे किया है, वो तो नैतिकता जो है न्याय की नैतिकता देखते हैं, एथिक्स ऑफ जस्टिस। तो ये आलोचना किसने की है कोहल वर्ग की लैंगिक इस आधार पर? तो ये जीन पियाजे ने नहीं की, व्यागोत्स्की ने नहीं की, स्किनर ने नहीं की, किसने की? कैरल गिलिगन। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। आंसर इसका सी सही है। अगले प्रश्न, इस एक्सप्लेनेशन हम पीछे कर चुके हैं। अगला प्रश्न हमारा अंतिम प्रश्न है, कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास का क्या आधार है? देखिए वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। समय देखिए थोड़ा देना पड़ेगा और आपको लाभ निश्चित मिलेगा। कोई जरूरत नहीं आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें या सब्सक्राइब करें, मैं अब नहीं कहूंगा, क्योंकि देखिए लाइकिंग तो आ नहीं रही है और मेरा उद्देश्य भी ये नहीं है। मेरा उद्देश्य आपकी सफलता है, आप सफल हो, ये मेरा ईश्वर से जो है प्रार्थना है और मेरा विश्वास भी है कि अगर आप देखेंगे तो सफल जरूर होंगे मेरे वीडियो को। कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास का आधार क्या है? आयु नहीं, लिंग नहीं, संज्ञानात्मक विकास बिल्कुल, क्योंकि जीन पियाजे के उस पर फोकस्ड है। जैसे जैसे बच्चे का संज्ञान विचार पुष्ट होंगे, परिपक्व होंगे, उसकी नैतिक तर्कणा में अंतर आएगा। यही तो है कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो उत्तर हमारा सी सही है, सामाजिक आर्थिक स्थिति नहीं। आंसर सी सही है, ध्यान रखिएगा।
ये 15 प्रश्न 2-3 बार अगर आप देखोगे तो आपका जो 7-8 फरवरी को 2026 का पेपर है, उसमें एक भी प्रश्न आप गलत नहीं करोगे। मेरी शुभकामनाएँ, धन्यवाद।